नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज का एक्स रे और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। इस सबसे बड़ी खबर है दर्शकों, जैसा मैंने कहा कि धर्म युद्ध शुरू हो गया है। एक तरफ है संत और दूसरी तरफ है मौलाना, लेकिन ये धर्म युद्ध शुरू हो गया है दर्शकों। इसका अंजाम क्या होगा और ये धर्म युद्ध क्यों शुरू हुआ है, आज आपको एक एक चीज बताने वाला हूं। और सबसे बड़ी बात दर्शकों, जैसे जैसे चुनाव अलग अलग राज्यों में होते हैं वैसे वैसे नए नए विवाद जन्म ले लेते हैं। लेकिन इन विवादों में क्या होता है, आज मैं आपको बता रहा हूं। महाराष्ट्र में आज से एक हफ्ते बाद विधानसभा चुनाव के लिए 288 सीटों पर वोटिंग होगी, झारखंड में भी होगी। लेकिन महाराष्ट्र की यह चुनावी जंग अब वोट वाली जंग के साथ साथ मजहबी जंग हो गई है। सियासत की ये लड़ाई नेताओं के बीच तो हो ही रही है, लेकिन अब इसके साथ साथ साधु संत और मौलाना मैदान में आ गए। दोनों आमने सामने आ गए दर्शकों। मौलाना भाईजान के बीच, साधु संतों के बीच ये लड़ाई शुरू हो गई है। क्योंकि कोई मौलाना फतवा निकाल रहा है, कोई अपना लाउड स्पीकर बजा रहा है, अपील कर रहा है, तो कोई हिंदुत्व और एकता की बात कर रहा है। लेकिन ये लड़ाई क्यों आखिर साधु संत वर्सेस मौलाना के बीच में शुरू हो गई, और ऐसा मैं बार बार क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे का कारण आज मैं आपको बताने वाला हूं दर्शकों। इसका कारण है क्योंकि एक एक करके मौलाना हो, मौलवी हो या फिर संत हो, वो अब महाराष्ट्र चुनाव के मैदान में आ गए। कैसा, ये आप देखिए। एक तरफ साधु संत हैं, दूसरी तरफ जमीयत उलेमा कह रहा है इंडी गठबंधन को ही वोट देना है। सोचिए जरा आप, इधर राम भद्राचार्य जी ने कह दिया है कि भगवाधारी को ही राजनीति करनी चाहिए, लेकिन फिर उलेमा बोर्ड आ गया। उलेमा बोर्ड क्या कह रहा है कि इंडी गठबंधन को ही वोट देना है, कुछ भी हो जाए। तो अभी मुक्तेश्वरानंद ने कहा कि फिर से महायुति की सरकार ले आई है। अब मौलाना ब्रिगेड एक बार फिर सामने आ गए, कहा कि महाअघाड़ी के लिए यानी कांग्रेस उद्धव ठाकरे के लिए आपको वोट करना है और फतवा जारी कर दिया। सोचिए जरा, बाबा बागेश्वर कह रहे हैं कि हिंदुओं अब वक्त है एक होने का। इसलिए यह लड़ाई सियासत से आगे बढ़ गई है दर्शकों और मजहबी हो गई है। लेकिन इस लड़ाई में कौन कैसे हमले बोल रहा है एक दूसरे के ऊपर, वो इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। मौलाना से लेकर मौलवी, भाईजान से लेकर मजहबी ठेकेदार एक के बाद एक लाइन में खड़े होकर एक ही नारा बुलंद कर रहे हैं कि महाअघाड़ी को चुनाव में जीत दिलानी है, उन्हें ही वोट करें। उलेमा से लेकर जमीयत उलेमाए हिंद तक फतवा निकालकर मुसलमानों से महाविकास अघाड़ी को वोट करने की अपील कर रहे हैं। नया फतवा झारखंड से निकला है। फतवा निकाला है जमीयत उलेमाओं ने, जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि इंडिया गठबंधन को वोट करना है। चुनाव में फतवाबाजी को निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक्सपोज कर दिया। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से झारखंड में चुनाव हार चुकी है। ये अपना अंतिम अस्त्र अब यूज कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान करने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो दस्तावेज दिखलाया जा रहा है, ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल ने क्रिएट किया है। जमीयत उलेमा नामक संगठन ने अल्पसंख्यकों को आह्वान किया है, फतवा जारी किया है कि वो इंडी गठबंधन यानी कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवारों को वोट करें झारखंड के चुनावों में। और ये तो वही पार्टी के लोग हैं ना जिनके लिए इमाम बुखारी दिल्ली से फतवा जारी किया करते थे अल्पसंख्यकों को। तो बहुसंख्यकों के खिलाफ ये हमें लगता है बड़ा कुठाराघात है। जिस तरह मजहबी मौलाना मौलवी फतवा निकाल रहे हैं, दूसरी ओर हिंदू धर्म गुरुओं ने अभी तक कोई ऐसी अपील नहीं की थी, लेकिन अब अपील दूसरी तरफ से भी होने लगी है। अपील शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद ने की और हिंदुओं से एकजुट होकर महायुति की सरकार बनाने की बात कह दी। जो गाय के लिए खड़ा है, अगर उसके लिए हम नहीं प्रशंसा करेंगे, उसके लिए अगर हम अनुरोध नहीं करेंगे लोगों से, तो किसके लिए करेंगे। और हिंदू जात से हम कहना चाहते हैं, जो भी हिंदू महाराष्ट्र में है,
विधानसभा का चुनाव आया, जिन लोगों ने गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया, उन्होंने शिवाजी महाराज वाला काम किया है। शिवाजी महाराज ने गौ रक्षा की थी, इसीलिए शिवाजी महाराज की पदवी थी। अगर इस सरकार को आप दोबारा नहीं रिपीट करोगे तो पछताना पड़ेगा। इसलिए महाराष्ट्र के हर हिंदू से हम कहना चाहते हैं कि इस सरकार को फिर से मौका दे। जिस तरह मौलानाओं की टोली भीड़ इकट्ठा कर बीजेपी और मोदी के खिलाफ नैरेटिव गढ़ रही है, उसे लेकर जगत गुरु राम भद्राचार्य ने दो टूक कहा कि राजनीति सूट बूट वालों को नहीं, भगवाधारियों को करनी चाहिए। कोई लड़ाई सिर्फ किसी सीट की नहीं है, ये संविधान की हिफाजत की लड़ाई है। लेकिन पिछले 10 सालों से जो हालत हमारे मुल्क की हो रही है और दिन ब दिन उसके अंदर जो बिगाड़ पैदा हो रहा है, बड़ी साजिश के साथ और बड़ी होशियारी और मक्कारी के साथ पूरा हमारा संविधान को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। आज उस मुल्क में खासतौर पर हम मुसलमानों के साथ जो हो रहा है, हमें बड़ा दुख होता है। कहाँ लिखा है राजनीति गुंडों को करनी चाहिए, राजनीति करनी चाहिए, राजनीति करनी चाहिए, भगवाधारी को ही राजनीति करनी चाहिए। ये भगवा ध्वज, ये भगवा रंग भगवान का रंग है। इसी भगवे झंडे को शिवाजी ने फहराकर पूरे राष्ट्र को एक कर दिया, महाराष्ट्र को एक कर दिया था। भगवाधारी को ही राजनीति करनी चाहिए, सूटेड बूटेड को भारत में राजनीति नहीं करनी चाहिए। जिस तरह दोनों ही वर्गों की तरफ से अपील का दौर शुरू हो गया है, उससे एक बात तो साफ हो गई कि महाराष्ट्र में चुनाव मजहबी होने के साथ साथ साधु संत वर्सेस मौलाना मौलवी हो चुका है। सबसे बड़ा धर्मयुद्ध दर्शकों शुरुआत में कह दिया था मैं। शंकराचार्य अवी मुक्तेश्वरानंद, जिनकी छवि बीजेपी विरोधी बयानों वाली रही है, वो अगर महायुति के समर्थन में हिंदुओं से वोट करने की अपील कर रहे हैं तो उसके पीछे महाराष्ट्र की महायुति सरकार के फैसले, यानी शिंदे सरकार के फैसले। 2 महीने पहले ही हिंदुत्व का झंडा लेकर शिंदे सरकार आगे बढ़ी और गौ माता को राज्य माता का दर्जा दे दिया। एक के बाद एक हिंदुत्व को लेकर लिए गए फैसलों का ही असर है दर्शकों कि अब अवी मुक्तेश्वरानंद ये अपील कर रहे हैं। लेकिन अब आपको मैं ये दिखाने वाला हूं कि कैसे सनातन को लेकर ये सरकार आगे बढ़ रही है। कौन से वो बड़े फैसले हैं, आइए जरा आपको दिखाता हूं। ये आप देखिए, धर्म पथ पर चल रही है और सनातन सर्वोपरि है महायुति के लिए। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि देसी गाय राजमाता का दर्जा महाराष्ट्र में मिला है। इतना ही नहीं दर्शकों, जो मराठा मानुष की बात करते हैं बाला साहेब ठाकरे, उनके पद चिन्हों पर चले एकनाथ शिंदे और महायुति सरकार और मराठी को शास्त्रीय भाषा घोषित कर दिया। ये 3 फैसले ऐसे हैं दर्शक जो महायुति के लिए सबसे बड़ा शस्त्र साबित हो रहे हैं। लेकिन आप सोचिए, जैसे जैसे ये फैसले लिए जा रहे हैं वैसे वैसे महाअघाड़ी के पेट में दर्द हो रहा है और उद्धव ठाकरे तो घबरा गए हैं। क्या कह रहे हैं वो, इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। एक तरफ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, जो हिंदुत्व की मशाल थामे लगातार आगे बढ़ रहे हैं। कह रहे हैं कि हिंदुत्व से ही हिंदुस्तान है। एकनाथ शिंदे ही हैं जो महाराष्ट्र में हिंदू हृदय सम्राट, हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा माने जाने वाले बाला साहेब ठाकरे के सनातन को बढ़ा रहे हैं। शिंदे सरकार मुद्दों पर भी मजबूती से काम शुरू कर चुकी है, जिनमें धार्मिक अस्मिता से लेकर स्थानीय संस्कृति और मराठा गौरव को आगे रखा है। देसी गाय ये हमारे किसानों के लिए एक वरदान है और हमने इसीलिए ये दर्जा देने का निर्णय लिया है। और साथ में हम लोगों ने जो हमारे यहाँ पर बांजरपुर होते हैं वहाँ पर भी जो देसी गौ माता है उसके परिपोषण के लिए, उसके चारे के लिए मदद करने का फैसला किया है। बाला साहेब ठाकरे के पद चिन्हों पर चलते हुए शिंदे सरकार तेजी से अपने धर्म पथ पर आगे बढ़ रही है। कांग्रेस के साथ आने के बाद उद्धव पर हिंदुत्व से समझौता करने का ठप्पा लग चुका है और शायद इसलिए जब गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया गया तो उद्धव ठाकरे के पेट में दर्द हुआ।
पण मला आता प्रश्न असा पडलाय की गाय ही राज्यमाता झाली असेल, मराठी अभिजात भाषा झाली, मग राज्याची राज्यभाषा कोणती? कारण राज्यमाता गाय, मग गायीचं हंबरणं ही आपली राज्यभाषा होणार का? शिंदे सरकार के इन्हीं हिंदुत्व वाले फैसले से प्रभावित होकर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने महायुति के पक्ष में वोट करने की अपील की है। जिन लोगों ने गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया है, उन्होंने शिवाजी महाराज वाला काम किया है। इसलिए महाराष्ट्र के हर हिंदू से हम कहना चाहते हैं कि इस सरकार को फिर से मौका दे। अब महायुति सरकार को दोबारा रिपीट करने की अपील साधु संत कर रहे हैं, लेकिन अपील का कितना असर होगा ये 23 तारीख को ही साफ हो पाएगा। 23 तारीख में समय है दर्शकों, लेकिन उससे पहले बयानों के तीर चल रहे हैं। कैसे ये बाण एक दूसरे पर फेंके जा रहे हैं, कहीं बटोगे तो कटोगे, कहीं रजाकार, कहीं आतंकी, कहीं कुत्ता, कहीं भगवा, ऐसी ऐसी बातें दोनों ओर से की जा रही हैं। यानी महाराष्ट्र में धर्म युद्ध चल रहा है तो सियासत में भी बड़ी लड़ाई चल रही है दर्शकों, और ये लड़ाई बहुत ज्यादा दिन नहीं चलेगी, क्योंकि अब चुनाव आने ही वाले हैं, वोटिंग की तारीख नजदीक आ रही है दर्शकों, लेकिन मर्यादा लगातार तार तार हो रही है। हर चुनाव की कहानी यही है, चुनाव आते हैं, नेताओं के मुंह से जहरीले बयान निकलने लगते हैं, और महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश हो या झारखंड हो, इन बयानों की लंबी फहरिस्त है। ऐसे ही तीर छोड़े जा रहे हैं। इन बयानवीरों में सबसे नया बयान तो कांग्रेस की तरफ से ही आया। अभी तक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सीएम योगी के दिए बटोगे तो कटोगे वाले नारे को आतंकी भाषा बता रहे, लेकिन अब आ गए महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले। तस्वीर दिखाइए, ये रहे नाना पटोले। ये 2 कदम आगे निकल गए दर्शक। और राजनीति में सत्ता पक्ष पर सवाल उठाना ठीक है, आप उठाइए, लेकिन बदले की भावना से अपमानजनक बयान बिल्कुल ठीक बात नहीं, ये शिष्टाचार नहीं। लेकिन नाना पटोले सब भूल गए, क्या कह रहे हैं सुनवाता हूं आपको। मैं पूछना चाहता हूं, क्या अकोला जिले के ओबीसी के लोग आप बीजेपी को वोट करोगे? जो आप बीजेपी को समय आ गया है, बीजेपी को समय आ गया है। ये इतनी मस्ती में आ गए कि ये किसी को, अब ये तो भगवान हो गए ना, पहले देवेंद्र जी थे। देख लिया आपने नाना पटोले, लेकिन दर्शकों ये इतने बयानवीर नहीं है, और बयानवीर हैं जिनकी आज हमने पूरी एक्सरे रिपोर्ट निकाल ली। ये कौन कौन है, क्या क्या कह रहे हैं, आइए जरा आपको दिखाता हूं। पहले है नाना पटोले, अब बीजेपी को वो हम सुनवा भी नहीं सकते, दिखा भी नहीं सकते। अब समय आ गया है, बटोगे तो कटोगे वाली भाषा आतंकी है, ये कौन कह रहा है? मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहा है। सोचिए जरा। और असदुद्दीन ओवैसी तो कह रहे हैं, ए देवेंद्र फडणवीस तुमको डकैत बोला जाए। सोचिए जरा, देवेंद्र फडणवीस भी पीछे नहीं है, कुत्ता भी, और ना जाने क्या क्या उन्होंने कहा। और औरंगजेब की पहचान पर यह घमासान आगे बढ़ गया है। नीतीश राणे भी कहते हैं कि सपने में आकर मारूंगा, ज्यादा बात की तो। अब आप सोचिए कि चुनाव चल रहा है या फिर एक दूसरे पर बयान देकर वोटों के लिए यह कोशिश की जा रही है कि सब अपने पाले में आ जाए। इसी कोशिश में जुटे हुए हैं, इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, दूसरी तरफ नाना पटोले हैं जो महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। दोनों अध्यक्ष हैं, लेकिन लगता है दोनों में बयान देने की होड़ मच गई। होड़ इस बात की कि कौन बीजेपी और उसके नेताओं को लेकर सबसे ज्यादा अपमानजनक बयान दे सकता है। शुरुआत तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने ही की थी, जो योगी के बटोगे तो कटोगे के नारे को आतंकी भाषा बता रहे थे। लोगों को बोलते हैं बटेंगे तो कटेंगे, ये साधु का काम है, नाथ पंथ का काम है। अरे ये काम कोई टेररिस्ट बोल सकता है, आप नहीं बोल सकते। बयान दिए हुए 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि नाना पटोले भी सामने आ गए। अकोला में चुनाव प्रचार कर रहे थे, बस फिर क्या था, बयान ऐसा दिया कि सियासत की सारी मर्यादाएं तार तार कर डाली। आप बीजेपी को वोट करोगे? जो
आप बीजेपी को समय आ गया है, बीजेपी को समय आ गया है। ये इतनी मस्ती में आ गए कि ये किसी को, अब ये तो भगवान हो गए ना, पहले देवेंद्र जी थे। 2 दिनों में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के वोट बैंक को साधने के लिए इस तरह के बयानों पर बीजेपी अब अटैकिंग मोड में है। बीजेपी इन बयानों को कांग्रेस नेताओं की घटिया सोच बता रही है। देखिए, कांग्रेस बौखला चुकी है और कांग्रेस जब बौखला जाती है, उनको मालूम है कि वो हार की तरफ जा रहे हैं, तो फिर उन्होंने अपना मानसिक संतुलन वो खो देती है। वो जो बोलते हैं उनके ऊपर है, हमें उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी। वो अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि, और कांग्रेस जब जब ऐसी घटिया मानसिकता दिखाती है, गंदी बयानबाजी करती है, कीचड़ उछालती है, उतना ही कमल खिलता है। महाराष्ट्र की जनता करारा जवाब देगी। बयानों को कांग्रेस की बौखलाहट कहें या फिर जानबूझकर दिए गए बयान, लेकिन ये बयान चुनाव में कहीं उसी पर भारी ना पड़ जाएं और जिस वोट बैंक को साधने के लिए वो एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, कहीं वो बीजेपी के पाले में शिफ्ट ना हो जाए। अब नेता एक दूसरे पर बयान देते हैं, यहां तक तो ठीक था दर्शक। एक तरफ कांग्रेस नेताओं की अभद्र भाषा, तो दूसरी तरफ कौन है? उद्धव ठाकरे, और उनकी भाषा भी कुछ ठीक नहीं है। उद्धव ठाकरे चुनाव आयोग के अफसरों को खुलेआम धमका रहे हैं दर्शकों, खुलेआम। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर उद्धव ठाकरे यवतमाल के वानी हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर से उतरे थे, वही तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। इसके बाद चुनाव आयोग के अफसरों ने उद्धव ठाकरे के बैग को चेक करने की मांग की। बस फिर क्या था, उद्धव ठाकरे बिफर गए। चुनाव आयोग के अफसरों से नाम पता तक पूछने लगे और वीडियो बनाने लगे। आखिर में यह भी कह दिया कि अभी आप बैग खोलो, बाद में मैं आपको खोलूंगा। यह घमंड किस बात का है? अफसरों और उद्धव ठाकरे के बीच की पूरी हॉट टॉक आपको सुनवाऊंगा, लेकिन पहले 2 तस्वीर आप देख लीजिए। यवतमाल के बाद जब आज उद्धव ठाकरे उस्मानाबाद पहुंचे हेलीपैड पर ही, तब भी अधिकारियों ने बैग चेक करने के लिए उनसे कहा कि बैग तो चेक करेंगे, तो उद्धव ठाकरे आग बबूला हो गए, तमतमा गए और फिर अपना कैमरा निकालकर एक एक घटना को कैद करने लगे। लेकिन उद्धव ठाकरे को हो क्या गया है, पहले आप सुनिए कैसे वो अधिकारियों को धमका रहे हैं। काय नाव तुमचं? माझं अमोल गाठे नाव आहे साहेब. कुठे राहणार आहे? मी मूळचा अमरावतीचा. अमरावतीचा. जी सर. ठीक आहे. कोणाकोणाच्या तरुण बॅग तपासले? आता जस्ट नाही, माझी तपासता बरोबर आहे. माझ्या आधी कोणाची तपासली? पहिलाच दौरा तुमचा. कोण? हो, माझा पहिला आहे, पण माझ्या आधी कोणत्या राजकीय नेत्याची तपासले? नाही साहेब, 4 महिने झाले मला. 4 महिन्यात एकाची नाही तपासली. मीच पहिला गिराईक सापडलो. नाही साहेब, असं काही नाही. तुमची बॅग नाही, माझी तपासा तुम्ही. मी तपासायला अडवत नाही तुम्हाला, पण माझी एक बॅग तपासताना तुम्ही आतापर्यंत मिंद्याची तपासली का? देवेंद्र फडणवीसची तपासली का? अजित पवारची, मोदींची तपासली का? अमित शहाची तपासली? साहेब अद्याप नाही, अद्याप आले नाहीत. नाही आले तर मला तपासलीचा व्हिडिओ पाठवायचा. हो साहेब, नक्की. ठीक आहे, नक्की साहेब. हा, तुमच्या सगळ्यांचं मी एक करतोय. मोदींची बॅग तपासतानाचा मला तुमचा व्हिडिओ आला पाहिजे. हो साहेब. हा, तिकडे तुम्ही शेपूट नाही घालायची. हा व्हिडिओ मी रिलीज करतोय. ठीक आहे, तपासा बॅग माझी. बॅग रिकवर आहे. माझा युरिन पॉट पण तपासा जरा बाजूला. उद्धव ठाकरे का गुस्सा 7वें आसमान पर है और बीजेपी उन्हें इसीलिए घेर रही है। क्या कह रही है, सुनवाता हूं आपको। मुझे लगता है उद्धव ठाकरे फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, इसलिए इसी तरह के कुछ क्रिएशन करके हमें सिंपत्ति मिलती है क्या, ऐसा प्रयास उनका है। उद्धव साहब ठाकरे की नौटंकी अभी इस चुनाव में नहीं चलेगी। सबका बैग चेक करने का अधिकार निवडणूक आयोग को है। देवेंद्र जी का बैग चेक किया है। एकनाथराव जी शिंदे मुख्यमंत्री होते हुए उनका बैग चेक किया है। कानून के सामने उद्धव ठाकरे अलग नहीं, कोई भी अलग नहीं। देखा दर्शकों, लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे उत्तर प्रदेश में योगी और अखिलेश एक बार फिर आमने सामने आ गए और जंग पीडीए पर हो रही है। दर्शकों, पीडीए, ये फॉर्मूला आपने सुना है ना उत्तर प्रदेश में। ये तस्वीर
कैसी उत्तर प्रदेश की है पहले आपको दिखाते हैं। इनका पीडीए क्या है? ये प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी है। ये पीडीए का फुल फॉर्म क्या निकाला उन्होंने? हमें तो यही नहीं समझ पा रहा, पीडीए में एच कहां से आ गया? यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, लेकिन चुनाव आपने कभी नहीं देखा होगा ऐसा जो उपचुनाव इस समय चल रहा है उत्तर प्रदेश में। ये सामान्य चुनाव नहीं रह गया है दर्शकों, ये नॉर्मल चुनाव से ज्यादा गर्मी वाला चुनाव हो गया है, क्योंकि उपचुनाव में बयानों के तीर चल रहे हैं, तुष्टीकरण का खुला खेल चल रहा है। और यही नहीं, जाति समीकरण के फॉर्मूले तैयार किए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने ऐसे ही जाति समीकरण सेट करने के लिए पीडीए का फॉर्मूला दिया था। सपा को लगा कि पीडीए का फॉर्मूला चल जाएगा, लोकसभा में चला है, उपचुनाव में भी जीत दिला देगा, लेकिन बीजेपी भी पीछे नहीं थी। योगी खुद उपचुनाव मैदान में आ गए, कमान संभाले हुए हैं। और यही वजह है दर्शकों, योगी ने अखिलेश के पीडीए वाले फॉर्मूले की हवा निकाल दिया ऐसा लग रहा है, क्योंकि योगी ने अखिलेश के पीडीए वाले फॉर्मूले का फुल फॉर्म बता दिया। अब फुल फॉर्म भी ऐसा जिसे सुनकर किसी के भी कान खड़े हो जाए, क्योंकि योगी ने अखिलेश का पीडीए का फुल फॉर्म प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी बताया। लेकिन इस फुल फॉर्म पर अखिलेश यादव घबरा गए, लेकिन वो रुके नहीं, उन्होंने भी योगी के पीडीए के फुल फॉर्म बताने पर सवाल उठा दिया है। और ये चल रहा है उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा, एक एक करके एक दूसरे पर हमला बोला जा रहा है। दिखाता हूं आपको। पीडीए की बात तो करती है, लेकिन मैं आपको बताऊं इनका पीडीए क्या है? ये प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी है। ये एक नई परिभाषा इसको हम दे रहे हैं, प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी। हमारे मुख्यमंत्री अंग्रेजी नहीं जानते हैं। पीडीए का फुल फॉर्म क्या निकाला उन्होंने? अभी सुना होगा, पीडीए का कोई फुल फॉर्म निकाला है उन्होंने। हमें तो यही नहीं समझ पा रहा, पीडीए में एच कहां से आ गया? अखिलेश यादव यूपी उपचुनाव में चाहते हैं जीतना, और इसलिए वहां पोस्टर वॉर भी चल रहा है दर्शकों। एक पोस्टर बीजेपी की तरफ से लगता है तो उसी के जवाब में समाजवादी पार्टी का पोस्टर भी लग जाता है। देखिए जरा, बटेंगे तो कटेंगे देखा होगा, इसके जवाब में जुड़ेंगे तो जीतेंगे भी देखा होगा आपने। ये देख लीजिए, अब समाजवादी पार्टी की तरफ से अली भी हैं और बजरंगबली भी हैं, ये पोस्टर लग गया। देखिए जरा, संघ पीडीए के एकता की टोली भी लिखा हुआ है, जिसे देख विरोधियों में खलबली मची हुई है। अब ये पोस्टर जैसे ही लगा दर्शकों, सपा के इस पोस्टर का जवाब बीजेपी ने अपने एक पोस्टर से दिया, जिसमें लिखा है अली नहीं बजरंगबली चाहिए। जरा सोचिए, एक पोस्टर लगता है तो उसके जवाब में तुरंत दूसरा पोस्टर लग जाता है। और इसलिए हम कह रहे हैं कि यूपी का ये उपचुनाव सामान्य नहीं है, उससे भी ज्यादा पेचीदा हो गया है। बीजेपी क्या कह रही है, सुनवाता हूं आपको। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा रह नहीं गया है। मोहसिन रजा बताएं, मुख्तार अब्बास नकवी बताएं कि क्या भारतीय जनता पार्टी को इस 9 सीटों पर हजरत अली या को इस तरह से अपमानित करके क्या आपको शिया वोट की जरूरत नहीं है? अब आपको भारतीय जनता पार्टी तो बजरंगबली को हमेशा से मानती रही है, उनका आदर करती रही है, उनकी पूजा करती रही है, उनके इष्ट प्रभु रामलला के जन्मभूमि के मंदिर निर्माण के लिए मार्ग प्रशस्त करती रही है। लेकिन जो राम भक्तों पर, कार सेवकों पर गोली चलवाते रहे हैं, वो आज चुनाव में बजरंगबली को याद कर रहे हैं। जो हर समय अली अली की रट लगाया करते थे, उन्हें आज बजरंगबली याद आ रहे हैं। ऐसे समय में चुनाव में जो बजरंगबली को याद करने का काम कर रहे हैं ना बजरंगबली उनके साथ आएंगे, ना अली उनके साथ आएंगे। देखा, अली और बजरंगबली तक बात पहुंच गई है दर्शकों। लेकिन यह सरगर्मी क्यों हो रही है, यह भी जान लीजिए। क्योंकि उत्तर प्रदेश उपचुनाव को लेकर सियासी पारा हाई है। योगी का बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा हिट हो गया है, और समाजवादी पार्टी के पास इस नारे का अब तक तो कोई तोड़ नहीं। लेकिन सपा अपना पुराना पीडीए फॉर्मूला अपनाए हुए है, और योगी और अखिलेश सीधे सीधे आमने सामने आ गए। अब योगी ने बीजेपी के प्रचार की कमान संभाली हुई है, तो अखिलेश यादव भी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने तुष्टीकरण को अपना हथियार बनाया है।
और अखिलेश का फिलहाल कोई दांव नहीं चल पा रहा है, ऐसा कहना मुश्किल है, क्योंकि चुनाव होने वाले हैं। अब उपचुनाव के नतीजों पर ही सबकी निगाहें हैं कि आगे होगा क्या, किस तरह से ये सियासी लड़ाई आगे बढ़ेगी, इसी पर सवाल बना हुआ है। लेकिन हमले अब भी जारी हैं, दिखाते हैं आपको। यूपी उपचुनाव के दंगल में सियासी संग्राम बढ़ता जा रहा है। बीजेपी जहां यूपी की सभी 9 सीटें जीतने के लिए धुआंधार प्रचार कर रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी भी इन सीटों पर फतह हासिल करने में जुटी हुई है। अखिलेश और योगी के बीच सीधी जुबानी जंग छिड़ गई है। बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। अगर वो कह रहे हैं कि बटो नहीं कटो नहीं, तो पीडीए परिवार भी तो नहीं बटेगा। तो वो तो नारा आपके लिए लगा रहे हैं कि पीडीए परिवार के लोग बटना मत। यूपी उपचुनाव का दंगल कौन जीतेगा, ये चुनाव नतीजे आने के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन इस चुनाव में जिस तरह से सियासी जंग छिड़ी हुई है, बयानों के तीर चल रहे हैं, उससे एक बात तो साफ है कि कोई भी दल यूपी का दंगल हारने के मूड में नहीं है। देश का इतिहास बताता है, बटे थे तो राम मंदिर का अपमान हमें झेलना पड़ा था। ये बांटने वाले लोग आपके दुश्मन हैं। जो इनकाउंटर वाले हैं उनका काउंटडाउन शुरू हो गया है। इसी वजह से आप देखते होंगे उनकी भाषा बदल गई है। यूपी में जो उपचुनाव हो रहा है, ऐसा चुनाव आपने पहले नहीं देखा होगा, ना ही सुना होगा, क्योंकि इस चुनाव में पूर्ण चुनाव वाली सियासी गर्मी छाई हुई है। कोई भी दल एक बयान देता है तो उसके जवाब में दूसरा दल तुरंत उस पर पलटवार करता है। ऐसा लगता है मानो दोनों तरफ से लोग आरोप प्रत्यारोप के मूड में बैठे हैं। अब सियासत की एक और लड़ाई चल रही है दर्शक। इधर है मल्लिकार्जुन खड़गे, जो योगी आदित्यनाथ को आतंकी वाला बयान देने को लेकर घेर रहे थे, लेकिन आज योगी आदित्यनाथ ने घेरा, जवाब भी दिया, वो भी अपनी स्टाइल में। और उन्होंने बताया कि मैं साधु हूं, संत हूं और मेरे लिए सबसे पहले देश है। लेकिन सोचिए दर्शकों कि ये लड़ाई आखिर क्यों चल रही है। योगी आदित्यनाथ ने आज इतिहास भी बताया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला। योगी आदित्यनाथ ने कहा था बटोगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये आतंकियों की भाषा है। लेकिन आज योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया। उनके परिवार पर जो अत्याचार किया गया था, जो अत्याचार आज से कई साल पहले हुआ था, वो याद दिलाया है योगी आदित्यनाथ ने। सुनवाता हूं आपको। बटेंगे तो कटेंगे, ये साधु का काम है, नाथ पंथ का काम है। अगर ये काम कोई टेररिस्ट बोल सकता है, आप नहीं बोल सकते। खड़गे जी, मेरे ऊपर गुस्सा मत करिए, मैं तो आपकी उम्र का सम्मान करता हूं। आपको गुस्सा करना है तो निजाम पर करिए, हैदराबाद के निजाम को। जिस हैदराबाद के निजाम के रजाकारों ने आपके गांव को जलाया था, हिंदुओं की निर्मम हत्या की थी, आपकी पूज्य माता को, आपकी बहन को, आपके परिवार के सदस्यों को जलाया था। इस सच्चाई को देश और दुनिया के सामने रखिए कि जब भी बटेंगे तो इसी प्रकार से निर्ममता से कटेंगे। ये बयान चुनाव में चर्चा का विषय बन गया है दर्शकों। बहरहाल न्यूज का एक्सरे में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे रोचक खबरों के साथ। नमस्कार। पलटवार किया है और
और ये कहा है कि हमारे लिए पहले देश है, लेकिन कांग्रेस के लिए सत्ता पहले है। कांग्रेस के लिए मुस्लिम तुष्टीकरण सर्वोपरि है। तो आपको बता दें कि देखिए उत्तर प्रदेश में चुनाव की घड़ी नजदीक आ रही है, वैसे वैसे जुबानी वार भी तेज हो चुका है। बहनों और भाइयों, आज जब मैं आपके बीच में आया हूं, मैं लगातार 3 दिन से कांग्रेस के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी की बात को देख